मित्रों, नवा संस्कृताय मिथिलेश हरदेनिया के साथ जुड़ रहे हैं आज की एक नई श्रृंखला में। मित्रों, आप शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे थे। शिक्षा शास्त्र काफ़ी पढ़ चुके हैं। शिक्षण विधियां हो गए हैं, उद्देश्य हो गए हैं और प्रणालियां हो गई हैं। इसके बाद आज मूल्यांकन पढ़ेंगे। मूल्यांकन के बाद कुछ अभिरुचि प्रश्न पढ़ेंगे। तो पेडागॉजी लगभग पर्याप्त हो गई है और इतने से ही खूब पर्याप्त प्रश्न आ जाते हैं। आपके पास पीडीएफ है, पीडीएफ में प्रश्न लिखे हुए हैं, उन प्रश्नों को पढ़ लीजिए। तो यहाँ से हम जो आपको प्रदान करवा पाएंगे वो इतना ही, बाकी और आपको मेहनत करना है। तो मित्रों, आज पढ़ते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन में देखिए, तीसरा चैप्टर है ये, संस्कृत भाषा शिक्षण मूल्यांकन संबंधिना प्रश्नाः। संस्कृत भाषा शिक्षण में मूल्यांकन संबंधी प्रश्न। तो मूल्यांकन संबंधी प्रश्न कहाँ से आते हैं? शिक्षणस्य प्रारंभात् पूर्वं शिक्षकः कतिपयानाम् उद्देश्यानां निर्धारणं करोति। शिक्षणस्य प्रारंभात् पूर्वं मतलब शिक्षण प्रारंभ करने के पहले शिक्षकः कतिपयानाम, कतिपय माने कुछ, तो शिक्षक कुछ उद्देश्यानाम निर्धारणम करोति, कुछ उद्देश्य निर्धारित करते हैं। तेषाम उद्देश्यानाम प्राप्ति, फिर उन उद्देश्यों की प्राप्ति, तथा च छात्रेषु व्यवहारगत परिवर्तनस्य उपलब्धि, तथा छात्रों में व्यवहारगत परिवर्तन की उपलब्धि के परीक्षण के लिए प्रकार द्वयन करोति, वो दो प्रकार से करते हैं। प्रथमम पाठांतर्गतम और द्वितीयम पाठोपरांत। मतलब दो प्रकार से वो उद्देश्यों की जो पूर्ति होती है उनको वो जानना चाहते हैं कि पूर्ति हुई या नहीं हुई। तो वो दो प्रकार से जानते हैं, एक तो पाठ के अंतर्गत मतलब पाठ के साथ ही, और एक पाठ के बाद में। ये लिखा है कि प्रथम पाठांतर्गतम मतलब पाठ के अंतर्गत, और द्वितीयम पाठोपरांत, दूसरा पाठ के उपरांत। मित्रों, मूल्यांकनम एकम व्यापक पदम वर्तते। मूल्यांकन एक व्यापक शब्द है। यस्मिन् मापनम निरीक्षण च इति द्वय कार्ये निहिते स्था। यस्मिन् माने इसमें, मापन और निरीक्षण द्वय कार्ये निहिते स्था, इसमें दो कार्य निहित होते हैं, एक तो मापन और दूसरा निरीक्षण। इसमें देखें फिर, भारतीय मूल्यांकनस्य क्षेत्रे नवचिंतनम, भारत में मूल्यांकन के क्षेत्र में नया विचार या नया चिंतन। अब वो नया चिंतन क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम 1948 तमे वर्षे आचार्य नरेंद्र देव समिति मूल्यांकने संचयाभिलेखपत्रं प्रायोगिक मौखिक लिखित परीक्षां बुद्धि अभियोग्यता परीक्षणान परीक्षा विभागांच प्रारब्धुम अनुशंसितवती। मित्रों, स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले 1948 तमे खिस्ताब्दे मतलब 1947 ईस्वी में देश आज़ाद हुआ, और जस्ट एक साल बाद मतलब 1948 ईस्वी में आचार्य नरेंद्र देव समिति, एक आयोग बनाया गया शिक्षा के लिए। तो आचार्य नरेंद्र देव समिति ने मूल्यांकन के संबंध में कुछ संचय अभिलेख पत्र, प्रायोगिक मौखिक लिखित परीक्षा और बुद्धि अभियोग्यता परीक्षणान मतलब बुद्धि अभियोग्यता के परीक्षण के लिए परीक्षा विभागांचा प्रारब्धुम अनुशंसितवती, परीक्षा विभाग शुरू करने की अनुशंसा की। उन्होंने कहा कि इसको एक अलग से विभाग ही बनाना चाहिए, परीक्षा विभाग। तो परीक्षा विभाग बनाने की अनुशंसा की। किसने की? आचार्य नरेंद्र देव समिति ने। आगे देखें, विश्वविद्यालय आयोगेन, विश्वविद्यालय आयोग क्या कहते हैं? ये 1948 से 1949 में आया ये विश्वविद्यालय आयोग। तो विश्वविद्यालय आयोग कहते हैं कि अस्माकं देशे परीक्षा प्रणाली शिक्षायाः साध्यम वर्तते। हमारे देश में शिक्षा प्रणाली शिक्षायाः साध्यम वर्तते मतलब इसमें शिक्षा साधी जाती है, शिक्षा प्राप्त की जाती है हमारे देश में शिक्षा प्रणाली के माध्यम से। देशस्य शिक्षा प्रणाल्यां ज्ञानार्जनम शिक्षायाः एकमात्रम लक्ष्यम अभवत्।
देशस्य शिक्षा प्रणाल्याम, देश में जो शिक्षा प्रणाली है उसमें ज्ञानार्जन शिक्षाया एकमात्रम लक्ष्यम अभवत, मतलब ज्ञानार्जन ही शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य होता है। अस्माकं देशे परीक्षा प्रणाली शिक्षाया साध्यम वर्तते, इससे हम शिक्षा को साध सकते हैं और हमारे देश में ज्ञानार्जन का एकमात्र मतलब इसका एकमात्र लक्ष्य ज्ञानार्जन है। यावत परीक्षा साधन रूपेण न स्वीकृत्य, यहाँ पर परीक्षा को साधन रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। तावत पर्यंतम शिक्षाया वास्तविक उद्देश्यानां प्राप्ति न भविष्यति, जब तक वास्तव में शिक्षा के वास्तविक उद्देश्यों की प्राप्ति न हो जाए। ये हम फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग क्या कहते हैं, इसकी सन है 1952-53। तो परीक्षा प्रणालियाँ बाह्य परीक्षा स्वल्पाह भवितव्या, परीक्षा प्रणाली में जो बाह्य परीक्षा है स्वल्पाह है, वो अपने आप में बहुत कम होती है। निबंधात्मक परीक्षा अपेक्षा वस्तुनिष्ठ परीक्षण भवेत, इसमें निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है। प्रश्नानाम रूपे अपि परिवर्तनम भवितव्यम, प्रश्नों के रूप में भी परिवर्तन होना चाहिए। छात्राणाम अंतिम निर्धारणे मूल्यांकने, छात्रों के अंतिम निर्धारण में अथवा मूल्यांकन में तेषाम आंतरिक परीक्षणाएँ, उनकी आंतरिक परीक्षा विद्यालयीय अभिलेखाय च, और विद्यालयीय अभिलेख पर्याप्त महत्व दद्यात्, पर्याप्त महत्व देते हैं। अखिल भारतीय माध्यमिक परिषद, अखिल भारतीय माध्यमिक परिषद क्या कहते हैं, 1956 इनकी सन है। व्यक्तिनिष्ठ तत्वस्य न्यूनीकरणाय, जो व्यक्तिगत तत्व हैं उनको कम करने के लिए न्यूनीकरणाय। तथा च छात्राणां मूल ज्ञानम प्रतिक्रियां च परीक्षितुं बाह्यांतरिक परीक्षाणां प्रश्नपत्रेषु प्रश्नाः त्रिधा विभाजनीयाः, छात्रों के मूल ज्ञान प्रतिक्रिया और बाह्य परीक्षा से परीक्षण करने के लिए प्रश्नपत्रेषु मतलब प्रश्नपत्रों में प्रश्नाः त्रिधा विभाजनीय, हम प्रश्नपत्रों को या प्रश्नों को 3 प्रकार से, प्रश्नपत्रेषु प्रश्नपत्रों में प्रश्नों को 3 प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं। एतेषाम अनुपात निर्धारणम प्रयोगेणैव स्यात्, इस प्रकार से हम उस अनुपात का निर्धारण करते हैं। वो 3 प्रकार के हम कौन से प्रश्न रखते हैं प्रश्न पत्र में, तो पहला है निबंधात्मक प्रश्न है, लघुत्तरात्मक प्रश्न है और शुद्ध वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। फिर शिक्षा आयोग, शिक्षा आयोगेन 1964 से 66 आंतरिक मूल्यांकनस्य विभिन्न प्रविधीनां निरीक्षण, शिक्षक निर्मित परीक्षण, मौखिक परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, मनोवृत्ति, रुचि, योग्यता आदीनां परीक्षणाय विभिन्न प्रकारकाणां मानक परीक्षणानां प्रयोगो विधेया। आंतरिक मूल्यांकनस्य विभिन्न प्रविधियानां, मतलब आंतरिक मूल्यांकन के लिए विभिन्न विधियों का निरीक्षण, शिक्षक निर्मित परीक्षण, मौखिक परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, मनोवृत्ति, रुचि, योग्यता आदि के परीक्षण के लिए विभिन्न प्रकार का नाम, मतलब विभिन्न प्रकार के मानक परीक्षणानाम, मतलब मानक परीक्षा प्रयोगो विधेया, प्रयोग होता है। मूल्यांकन से 9 दशा लिखित परीक्षा परिष्कार प्रयासा कर्तव्या, मूल्यांकन में नए प्रकार से लिखित परीक्षा परिष्कार के प्रयास कर्तव्य माने करना चाहिए। फिर संस्कृत भाषा शिक्षण मूल्यांकनस्य प्रयोजनानि, संस्कृत भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य, प्रयोजन क्या है, वास्तव में संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन की क्या महत्ता है, क्या आवश्यकता है, तो ये इसमें बताया गया है। शिक्षायाम मूल्यांकने च घनिष्ठा संबंधा वर्तते, शिक्षा मूल्यांकन में, शिक्षा में और मूल्यांकन में घनिष्ठ संबंध है, ये लिखा ना मूल्यांकने चा। तो मित्रों जिस शब्द के साथ चा जुड़ा होता है उसका प्रयोग वास्तव में पहले किया जाता है, लगा बाद में रहता है उस शब्द में, लेकिन हिंदी में जब उसका अर्थ निकालते हैं तो उस चा का प्रयोग पहले होता है। तो शिक्षायाम मूल्यांकने चा घनिष्ठा संबंधा
वर्तते, ये घनिष्ठो संबंधा वर्तते, इसमें घनिष्ठ संबंध होता है। मूल्यांकन शिक्षा प्रक्रियायाः एकम महत्वपूर्णम अंगम अस्ति, मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। संस्कृत भाषा शिक्षण मूल्यांकनस्य अनेकानि प्रयोजनानि सन्ति, संस्कृत भाषा शिक्षण में मूल्यांकनस्य अनेकानि मतलब मूल्यांकन के अनेक प्रयोजन हैं। यथा, यथा मतलब होता है जैसे, संस्कृत शिक्षकाणां कौशलस्य सफलतायाश्च मापनम अपि मूल्यांकनस्य एकमन्यत् प्रयोजनम। मित्रों, एक तो प्रयोजन ये भी है कि संस्कृत शिक्षण में कौशलों की सफलता के मापन के लिए भी मूल्यांकन एक मान्य प्रयोजनम, इकलौता ये साधन है या प्रयोजन है, उद्देश्य या महत्व है इसका कि इससे हम जो भी कौशल हैं वो कौशल में हम कहाँ तक सफल हो पाए हैं उनको मापने के लिए मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। मूल्यांकनेन संस्कृते उपचारात्मक शिक्षणम कर्तुम शक्यते, मूल्यांकन के द्वारा हम संस्कृत में उपचारात्मक शिक्षण कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं, जो कमियां हैं उनका हम उपचार कर सकते हैं, मतलब जो कमियां हैं उनको हम बेहतर पढ़ा सकते हैं। लेकिन हमें कमियां पता कहाँ से चलेंगी? मूल्यांकन से। जब तक मूल्यांकन नहीं करेंगे तो फिर वो कमी नहीं आएगी, और जब कमी नहीं आएगी तो फिर उसका उपचार कैसे होगा? तो मित्रों, इस प्रकार से उपचारात्मक शिक्षण भी इससे संभव है। मूल्यांकनेन छात्राणां संस्कृत भाषा संबद्धा दोषाः गुणाश्च ज्ञातुम शक्यन्ते। मूल्यांकनेन मतलब मूल्यांकन से छात्राणां संस्कृत भाषा संबद्धा, संस्कृत मूल्यांकन से छात्रों में संस्कृत भाषा संबंधित दोष गुणाश्च और गुण ज्ञातुम शक्यन्ते मतलब ज्ञात कर सकते हैं। ये गुणाश्च लिखा ना, तो मित्रों गुणाह प्लस चा, तो विसर्ग संधि में जब विसर्ग के बाद चा आता है तो विसर्ग के स्थान में सीटी वाले सा में परिवर्तन हो जाता है। विसर्ग संधि का पहला नियम, विसर्ग संधि का पहला नियम है ये। तो फिर वहाँ जो गुणाह प्लस चा लिखा है वो गुणाश्च बन जाता है, तो चा का प्रयोग उसके पहले करेंगे। तो संस्कृत भाषा संबंधाः दोषाः गुणाश्च मतलब दोष और गुण ज्ञातुम शक्यन्ते मतलब ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखिए अगले पेज में, अनेन परीक्षा प्रणाल्याम परिवर्तनाय, अनेक प्रकार से जो परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन के लिए उचित सम्मतियाँ प्रदीयन्ते, उचित मत दिए जा सकते हैं। बालकेषु संस्कृत संबद्धानां अवबोध अभिवृत्ति अभिरुचि दक्षतानां क्रियान विकासः जातः। बालकेषु मतलब बालकों में, संस्कृत संबद्धानां अवबोध संस्कृत से संबंधित अवबोध अभिवृत्ति अभिरुचि दक्षतानां मतलब अभिरुचि दक्षता क्रियान विकासः जाता, अभिरुचि दक्षता से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं उनका विकास होता है। इति परीक्षणम कर्तुम शक्यन्ते, इससे हम परीक्षण कर सकते हैं। मित्रों अगली हेडिंग है संस्कृत भाषा शिक्षण मूल्यांकने परिष्कार संबद्धाः महत्वपूर्णाः बिंदुआ। संस्कृत भाषा शिक्षण के मूल्यांकन में परिष्कार संबद्धाः महत्वपूर्ण बिंदु, जो परिष्कार से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो निम्नलिखित हैं। तो देखिएगा पहला बिंदु क्या है? प्रश्नपत्राणां संरचनायां परिवर्तन सहितं प्रश्नानां विविधतायै स्थान प्रदानम। प्रश्नपत्राणां संरचनायां मतलब प्रश्न पत्रों की संरचना में परिवर्तन सहितं प्रश्नानां परिवर्तन सहित प्रश्न विविधतायै स्थान प्रदानम, परिवर्तन सहित प्रश्नों में विविधता का स्थान प्रदान करते हैं। वस्तुनिष्ठ लघुत्तरात्मक प्रश्नांचा, वस्तुनिष्ठ और लघुत्तरात्मक प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्नानां रचना विवेकेन स्यात्, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की रचना विवेकेन स्यात् मतलब विवेक से होती है। येन ते छात्राणां वास्तविक ज्ञानस्य मूल्यांकनम कर्तुम शक्नुयुः, इससे हम छात्रों के वास्तविक ज्ञान का मूल्यांकन कर सकते हैं। परीक्षकस्य दृष्टि
निष्पक्षा स्यात्, इसमें परीक्षक की दृष्टि निष्पक्ष होती है। मित्रों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सबसे अच्छा लाभ ये होता है कि इसमें जो भी मूल्यांकन होता है, अगर उसको आप कई बार भी करें, 10 बार भी करें, तो उतने ही अंक आते हैं, क्योंकि जो सही है तो सही है। और बाकी जो गद्य है या निबंधात्मक प्रश्न है, इनमें अगर 10 नंबर का प्रश्न है और आप 10 शिक्षकों से चेक करवाएं, तो कोई 7 नंबर दे रहा, कोई 8 नंबर दे रहा, कोई उसमें 9 भी दे रहा है, कोई 6 दे रहा, कोई अशुद्धियाँ काट के और बहुत ज़्यादा कम नंबर दे रहा, बल्कि लिखा पूरा है। तो ये थोड़ी सी समस्या होती है। बल्कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, वो उसमें 1 नंबर का प्रश्न है तो 4 ऑप्शन रहते हैं ऑप्शनल, तो उसमें एक ही टिक करेगा, अब सही है तो है और गलत है तो है। मतलब 10 शिक्षक उसी को चेक करें तो 1 से अंक आएंगे। इसलिए वस्तुनिष्ठ जो प्रणाली है, ये प्रश्न प्रणाली है, ये सबसे अच्छी मानी गई है। इसीलिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं अब, वो इसी सिस्टम पर होते हैं, इसी प्रणाली पर होते हैं। प्रश्नाः ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक इति त्रिविपक्षः संबद्धाः स्युः। प्रश्न जो होते हैं वो उनका 3 प्रकार से पक्ष होता है, या 3 प्रकार से संबंधित पक्ष होते हैं। एक तो ज्ञानात्मक, एक भावात्मक और एक क्रियात्मक। संस्कृत भाषा परीक्षायाम, संस्कृत भाषा की परीक्षा में मौखिक परीक्षायाः कृते, मतलब मौखिक परीक्षा के लिए विशिष्ट महत्वम प्रदातव्यम, विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। संस्कृत भाषा शिक्षणे मौखिक लिखित परीक्षा चा, संस्कृत भाषा शिक्षण में मौखिक और लिखित परीक्षा। अब देखें संस्कृत भाषा शिक्षण में मौखिक और लिखित परीक्षा क्या है। संस्कृत भाषायाः चतुर्णाम कौशलानाम उपलब्धीनाम परीक्षणार्थम मौखिक लिखित उभयो विधौ अपि परीक्षा अपरिहार्याः विद्यन्ते। संस्कृत भाषायाः चतुर्णाम कौशलानाम उपलब्धीनाम, मतलब संस्कृत भाषा शिक्षण के जो 4 कौशल हैं, उनकी उपलब्धि के लिए, परीक्षणार्थम, उनकी उपलब्धि के लिए, परीक्षणार्थम मतलब परीक्षा के लिए, उपलब्धि की परीक्षा के लिए मौखिक लिखित उभय विधौ, उभय मीन्स होता है मित्रों दोनों, तो मौखिक और लिखित दोनों विधियों में भी परीक्षा अपरिहार विद्यन्ते, परीक्षा होती है। वर्तमान काले, वर्तमान समय में संस्कृत भाषा परीक्षायाः संदर्भ लिखित परीक्षाया उपरि एवं बलम प्रदीयते। वर्तमान में संस्कृत भाषा परीक्षा में संदर्भ लिखने की परीक्षा के ऊपर भी बल दिया जा रहा है। अधुना मौखिक परीक्षा प्रायशः उपेक्षिता दृश्यते। इसमें मौखिक परीक्षा अपेक्षाकृत, इसमें जो मौखिक परीक्षा है वो उपेक्षित दिखाई दे रही है। यद्यपि उभयो प्रकारियो परीक्षायाम संतुलनम आवश्यकम अस्ति, जबकि दोनों प्रकार की परीक्षाओं का संतुलन आवश्यक है। संस्कृते मतलब संस्कृत में मौखिक लिखते परीक्षाणाम आदर्श रूप किम भवति। मौखिक और लिखित, संस्कृत में मौखिक और लिखित परीक्षाओं का आदर्श रूप क्या होता है। अयम विचारणीय विषय अस्ति, यह एक विचारणीय विषय है। यत उभयो परीक्षयो विस्तृत वर्णनम प्रस्तुयते, इसमें दोनों परीक्षाओं का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया गया है। तो मित्रों, संस्कृत भाषा शिक्षण की जो मूल्यांकन प्रविधि है वो 2 हैं, एक परिमाणात्मक प्रविधियाँ और एक गुणात्मक प्रविधियाँ। तो मित्रों, जो गुणात्मक प्रविधियाँ है, ध्यान रखिए 2 विधियाँ हैं, एक परिमाणात्मक और एक गुणात्मक। तो जो गुणात्मक है उसके पुनः भाव पक्षेण संबद्धा है। तो जो गुणात्मक प्रविधि होती है वो भाव पक्ष से संबंधित होती है और उसमें 2 भाग किए जाते हैं। तो एक साइड प्रायोगिक परीक्षा आ जाती है और दूसरी साइड निरीक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली, मत सूची, क्रम निर्धारण और संचित अभिलेख, इनका मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद मित्रों पहली वाली जो है परिमाणात्मक प्रविधियाँ, उसमें देखें तो इसमें ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित और क्रियात्मक पक्ष से संबंधित दोनों प्रकार के मूल्यांकन किए जाते हैं। क्योंकि भाव पक्ष गुणात्मक में आ गया तो इसमें ज्ञानात्मक
और क्रियात्मक, ये 3 पक्ष होते हैं। तो इसमें जो ज्ञानात्मक पक्ष है, उस ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित मूल्यांकन करने के लिए मौखिक परीक्षा, शलाका परीक्षा, शास्त्रार्थ, संवाद, प्रश्नावली, वाचन और भाषण ये अपनाई जाती हैं। और इसी में ये तो मौखिक परीक्षा में हुआ कि मौखिक परीक्षा में, अब लिखित परीक्षा में जैसे निबंधात्मक परीक्षा है या प्रयोजना कार्य के माध्यम से भी हो जाता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा है, तो वस्तुनिष्ठ में, अब वस्तुनिष्ठ परीक्षा है तो उसमें फिर कौन कौन से प्रश्न आते हैं, कैसे आते हैं, तो प्रत्याभिज्ञान आधारित परीक्षा होती है, ये प्रत्यास्मरण आधारित परीक्षा होती है। मतलब ज्ञान से संबंधित पूछा जा सकता है कि आपने जो पढ़ा पाठ्य पुस्तक का वो ज्ञान पूछा जा सकता है, या प्रत्यास्मरण आधारित, आपकी याददाश्त कितनी है, मतलब उसमें पिछला भी पूछा जा सकता है, काफ़ी पहले का, कि वो अभी तक आपको याद है या नहीं है, तो वो प्रत्यास्मरण आधारित हो गया। सामान्य रिक्त स्थान पूर्ति, खाली स्थान फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछे जा सकते हैं प्रत्यास्मरणम में। अन्यतेर पर प्रत्युत्तर प्रकारः, बहुविकल्प प्रकारः, संयोजन प्रकारः, वर्गीकरण प्रकारः, सादृश्यानुभव रूपम। ये इस तरह से ये परीक्षा होती है, ये सारणी है जो आपके सामने उपस्थित है। अब मौखिक परीक्षा में देखते हैं मित्रों, मौखिक परीक्षा क्या है। अष्टादश शताब्द्या अंतम, अष्टादश 10 और 8 मतलब 18, शताब्द्या है मतलब शताब्दी के अंत में, तो 18वीं शताब्दी के अंत में यावत मौखिक परीक्षा एवं मूल्यांकनस्य प्राचीनतम साधनेन आसन। 18वीं शताब्दी के अंत में यह मौखिक परीक्षा जिस प्रकार से, मौखिक परीक्षा ही मूल्यांकन की प्राचीनतम साधन थे, मतलब उस समय मौखिक परीक्षा ही होती थी और मौखिक परीक्षा ही मूल्यांकन का एकमात्र साधन था। मुद्रणस्य आविष्कारेण से, मुद्रण के आविष्कार के साथ, मतलब प्रिंटिंग जब चलने लगी तो प्रिंटिंग के साथ, अस्या स्थानम लिखित परीक्षा गृहीतवती, इसका स्थान लिखित परीक्षा ने ले लिया। सोवियत रूस देशे वर्तमाने अपि, सोवियत रूस देश में वर्तमान में भी मौखिक परीक्षा मूल्यांकनस्य एकम महत्वपूर्णम साधनम अस्ति, वहाँ मूल्यांकन का महत्वपूर्ण साधन है आज भी रूस में। अस्मिन् प्रविधो, इसमें जो विधियां हैं, वाद विवादः, विचार विमर्शः, मौखिक प्रश्नः, शास्त्रार्थः, संवाद, भाषणम इति विषयाः समायान्ति, ये विषय समाहित किए जाते हैं मौखिक परीक्षा या भेदा है। अब मौखिक परीक्षा के भेद, तो मौखिक परीक्षा में सबसे पहले आता है शलाका परीक्षा। मित्रों शलाका मीन्स, आगे इसमें बताएंगे, शलाका मीन्स वास्तव में सलाई होती है। देखिए इसमें लिखा हुआ है आगे, शलाका इत्यस्य हिंद्याम अर्थः सलाई इति, शलाका का हिंदी अर्थ सलाई होता है। यथा शलाकया अग्रभाग्रः तीव्रो भवति, जैसे सलाई का अग्रभाग मतलब अगला भाग तीव्रो भवति, तीव्र या तेज होता है। तथैव परिच्छयेमपि छात्रस्य तीव्र बुद्धि मूल्यांकन करोति, उसी प्रकार से ये छात्रों का भी तीव्र बुद्धि से मूल्यांकन करती है। शलाका परीक्षायाम परीक्षणकर्ता अथवा परीक्षा मंडलम ग्रंथस्य कस्मापि भूर्जपत्राणां तालपत्राणां च पृष्ठे शलाकां निधाय तत्पृष्ठ विशेषण संबद्धानां प्रश्नानां पंक्तीनां च भावादिकं पृच्छति स्म। अब ये कैसी होती है शलाका परीक्षा? मित्रों शलाका मतलब सलाई, इसमें लिखा हुआ है कि शलाका परीक्षायाम परीक्षण करता, जो भी शलाका परीक्षा की परीक्षा करता होता है, परीक्षा करवाता है अथवा कोई परीक्षा मंडल होता है, वो ग्रंथस्य कस्यापि, वो किसी भी ग्रंथ का, या भूर्जपत्राणाम, भूर्जपत्राणाम मतलब भोजपत्र का, या तालपत्राणांचा, और ताल पत्तों के, जो ताड़ के पत्ते होते हैं, उनके पृष्ठे शलाकाम निधाय, उनके पीछे कुछ लिख दिया जाता है और सलाई रखवाई जाती है। तत्पृष्ठ विशेषण संबंधा नाम, अब उन पत्तों के पीछे जो भी लिखा होगा
पृष्ठ विशेषण संबंधानाम प्रश्नानाम पंक्तिनां च भावादिकम पृच्छति इसमें जो भी उनमें लिखा होता है उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो वो भाग्य पर निर्भर हो जाता है कि आपको कौन सा टॉपिक मिला। प्रायः शलाकाया अभावे पुस्तकम हस्ते गृहीत्वा, प्रायः शलाकाया अभावे, अगर शलाका का अभाव है, शलाका मतलब सलाई, अगर सलाई नहीं मिल रही है, सलाई का अभाव है, तो पुस्तकम हस्ते गृहीत्वा, तो पुस्तक हाथ में लेकर परीक्षक मंडलस्य एका सदस्य पुस्तकम उद्घाटयति, मतलब परीक्षा मंडल का एक सदस्य पुस्तकम उद्घाटयति मतलब पुस्तक का उद्घाटन करता है, मतलब पुस्तक को खोलता है। यद पृष्ठम उद्घाटितम भवति, मतलब जो पृष्ठ या जो पेज खुलता है, ततः एव प्रक्रिया प्रारंभ भवति, वहीं से प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। वर्तमान समये शलाका परीक्षा अत्यधिक उपयोगी विद्यते, वर्तमान समय में शलाका परीक्षा अत्यधिक उपयोगी है। शलाका परीक्षायाः उद्देश्यानि, शलाका परीक्षा के उद्देश्य अध्ययने एकाग्रताम स्थापनाएं, अध्ययन में एकाग्रता की स्थापना के लिए प्रोत्साहनम, प्रोत्साहित करती है। छात्रेषु आत्मविश्वासस्य क्षमतोत्पादनम, इसमें छात्रों में जो है आत्मविश्वास की क्षमता उत्पन्न होती है। आत्मविश्वास होता है कि नहीं, हम किसी भी विषय पर बोल सकते हैं, लोग कहीं से पूछें हम बता सकते हैं। छात्राणाम मानसिक योग्यतायाः अवगमनम, छात्रों की मानसिक योग्यता तक हम जा सकते हैं। छात्रेषु चिंतनस्य मननस्य च प्रवृत्ति विकसनम, छात्रों में चिंतन और मनन की प्रवृत्ति का विकास होता है। इसके बाद मित्रों शास्त्रार्थ, शलाका परीक्षा सारणी में देखिए, जो सारणी पहले पढ़ी थी इस पेज में 20 नंबर पेज में, उसमें जो मौखिक परीक्षा है, मौखिक परीक्षा में शलाका परीक्षा पढ़ा और शलाका परीक्षा के बाद शास्त्रार्थ है इसमें, तो हम शास्त्रार्थ पढ़ेंगे। शास्त्रार्थ में देखें, आचार्य प्राचीन काले शास्त्रार्थ पद्धत्याः शिष्याणाम परीक्षणम करोति, इसमें आचार्य प्राचीन काल में शास्त्रार्थ पद्धत्याः मतलब शास्त्रार्थ पद्धति से शिष्याणाम परीक्षणम करोति, शिष्यों की परीक्षा करते थे। अस्याम ग्रंथस्य कामपि समस्यां प्रस्तुतीकृत्य तस्यां छात्राः स्वविचारान् प्रकटीकुर्वन्ति। अस्याम ग्रंथस्य, इसमें ग्रंथ कामपि समस्याम, किसी भी समस्या का प्रस्तुतिकरण करके तस्याम छात्राः, उसमें छात्र स्वविचारान् प्रकटीकुर्वन्ति, अपने विचार प्रकट करते हैं। शिष्याः स्वविचारान् तर्क वितर्क माध्यमेन प्रकटयन्ति, इसमें शिष्य अपने विचारों में तर्क वितर्क के माध्यम से प्रकट करते थे, शिष्य अपने विचारों को तर्क वितर्क के माध्यम से प्रकट करते थे। वर्तमान काले संस्कृत वाद विवाद प्रतियोगिता नाम आयोजनम मौखिक परीक्षायै कर्तुम शक्यते, वर्तमान समय में संस्कृत वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन मौखिक परीक्षा में कर सकते हैं। मित्रों अगला है संवाद। संवाद क्या है? प्राचीन काले अपि, मतलब प्राचीन काल में भी छात्राणाम प्रवेश समये, छात्रों के प्रवेश के समय गुरु तस्य पूर्व ज्ञानस्य परीक्षणाय, गुरु तस्य पूर्व ज्ञानस्य परीक्षणाय मतलब गुरु उनके पूर्व ज्ञान की परीक्षा के लिए संस्कृते वार्तालापम कुर्वन्, संस्कृत में वार्तालाप करते थे। लघु प्रश्नान पृच्छते, इसमें छोटे छोटे प्रश्न पूछते थे। वर्तमान समये प्रवेशाय साक्षात्कारे छात्रस्य आधारभूत ज्ञानस्य परीक्षणाय संस्कृते प्रश्नं पृष्ट्वापि तस्य मौखिक परीक्षा ग्रहीतुम शक्यते। वर्तमान समय में प्रवेश के लिए साक्षात्कार में छात्रस्य मतलब छात्र के आधारभूत ज्ञान की परीक्षा के लिए संस्कृत में प्रश्नं पृष्ट्वापि, संस्कृत में भी प्रश्न पूछ सकते हैं जिससे मौखिक परीक्षा ग्रहीतुम सकते, जिससे हम मौखिक परीक्षा ले सकते हैं। एवं शिक्षणस्य मध्ये अपि, शिक्षण के मध्य में इयम शैली मौखिक परीक्षाएं प्रयोक्तुम शक्यते, इस शैली से मौखिक परीक्षा प्रयोग कर सकते हैं, मतलब पढ़ाने के बीच में भी हम संस्कृत बोल बोल के।
इस शैली का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद है मित्रों प्रश्नावली माध्यमेन। कस्यापि पाठस्य विशिष्टांशानां संबद्धे छात्राणां ज्ञानस्य परीक्षणाय लघुत्तरीय प्रश्नानां रचनां कृत्वा प्रश्नावली निर्मातुं शक्यते। किसी भी पाठ के विशिष्ट अंशों के संबंध में छात्राणां ज्ञानस्य परीक्षणाय, छात्रों के ज्ञान के परीक्षण के लिए लघुत्तरीय प्रश्नानां रचनां कृत्वा, लघुत्तरीय प्रश्नों की रचना करके, कृत्वा माने करके, प्रश्नावली निर्मातुं शक्यते, हम प्रश्नावली का निर्माण कर सकते हैं। प्रश्नावल्याः प्रश्नान् मौखिक रूपेण कक्षायां छात्रः व्यक्तिगत रूपेण छात्राश्च सामूहिक रूपेण पृष्टुं शक्यते। हम छात्रों से सामूहिक रूप से ये पूछ सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं जो प्रश्नावली निर्माण की है। नीचे एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें ये लिखित परीक्षा के ये 3 भेद बताए गए हैं, श्रवण कौशल और भाषण कौशल और पठन कौशल। मतलब लिखित परीक्षा से हम इन 3 कौशलों को देख सकते हैं कि कहाँ तक पूर्ति हुई है। फिर है चयनित अंशानां वाचनम, चयनित अंशों का वाचन। मित्रों वाचन कौशलस्य परीक्षणाय, वाचन कौशल की परीक्षा के लिए छात्राणां समक्षम चयनित गद्यांशः पद्यांशश्च प्रस्तुयेरन्। वाचन कौशल की परीक्षा के लिए छात्रों के सामने चयनित गद्य पद्यों को प्रस्तुत करते हैं। शिक्षकः वाचन शैल्यानुसारम, शिक्षक वाचन शैली के अनुसार तेषां वाचनाय, उनके वाचन के लिए निर्देशित करते हैं। कंठस्थ श्लोकम सस्वरेण श्रावयितुं वा कथयेत, और कंठस्थ श्लोक को स्वर सहित सुनने के लिए कहते हैं। परीक्षणस्य उपरांतम, परीक्षा के बाद संपूर्ण कक्षा द्वारा कृताः त्रुटियाः विज्ञापनीयाः शिक्षकेण कृत आदर्श वाचनस्य ध्वन्याभिलेखं श्राविताश्छात्राः तदाधारेण स्वदोषं सरलतया अवगन्तुं शक्ष्यन्ति। संपूर्ण कक्षा द्वारा कृता त्रुटियाँ, मतलब उसके बाद, परीक्षा के बाद जो संपूर्ण कक्षा के द्वारा त्रुटि की गई है विज्ञापनीय, उसको विज्ञापित करते हैं। और शिक्षक के लिए आदर्श वाचन ध्वन्याभिलेख श्रावितश्छात्रा तदाधारेण स्वदोषम सरलतया अवगन्तुं शक्ष्यन्ति। इसमें अपने दोषों को बड़े सरलता से वे जान सकते हैं। भाषणम छात्राणां समक्षम, मतलब छात्रों के समक्ष कतिपय पूर्व निर्धारितान, कुछ पूर्व से निर्धारित अथवा तत्स्थलीय विषयान, या कुछ उसी समय जो उसी स्थल पर या उस स्थान के जो विषय हैं, निधाय मतलब उनको जानकर, शिक्षकः तान मतलब शिक्षक उनमें संक्षिप्त भाषणार्थम कथ्यते, शिक्षक संक्षिप्त भाषण के लिए कहते हैं। अनेन छात्राणां भाषक कौशलस्य परीक्षां ग्रहीतुं शक्यते, अनेक छात्रों की हम भाषण कौशल की परीक्षा कर सकते हैं। संस्कृते मौखिक परीक्षया वयं श्रवण भाषण पठन कौशलांच मूल्यांकनं कर्तुं शक्नुमः। संस्कृत में हम मौखिक परीक्षा में हम श्रवण भाषण पठन कौशल का मूल्यांकन कर सकते हैं। मित्रों आज आपने ये मूल्यांकन पढ़ा। मूल्यांकन में मौखिक लिखित मतलब जो चारों कौशल हैं, चारों कौशल को जानने का साधन इसमें आपने समझा। अब मौखिक के बाद आते हैं लिखित में। लिखित परीक्षा में क्या है? सामान्य विद्यालयेषु एषः विधि प्रयुज्यते, सामान्य विद्यालयों में यह विधि प्रयोग में लाई जाती है। अस्मिन् विधौ कार्य समर्पणम प्रतिवेदनम लेखनंच पत्रांकनी परीक्षांच समयान्ति। सामान्य विद्यालयेषु एषा विधि प्रयुज्यते मतलब सामान्य विद्यालयों में यह विधि प्रयोग की जाती है। इस विधि से कार्य समर्पण प्रतिवेदन लेखनंच और लेखन पत्रांकनी, पत्रांकनी मतलब देखिए लिखा है मित्रों पेपर पेंसिल टेस्ट, इस परीक्षा को समायोजित करा सकते हैं। लेखन कौशलस्य मूल्यांकनाय, लेखन कौशल के मूल्यांकन के लिए अन्य विषयाणाम सदृशी, अन्य विषयों के समान संस्कृते अपि मतलब संस्कृत में भी लिखित परीक्षा भवति, लिखित परीक्षा होती है।
किंतु वर्तमाने लिखित परीक्षासु प्रश्नानां संरचनायां परिवर्तनम अपेक्षितम वर्तते। किंतु वर्तमान समय में लिखित परीक्षाओं के जो प्रश्न हैं उनकी संरचना में परिवर्तन अपेक्षित है। जो प्रश्न बनाए जाते हैं उनको थोड़ा परिवर्तित करना चाहिए। इसके बाद मित्रों निबंधात्मक परीक्षा। निबंधात्मक परीक्षा में क्या है? अधुना माने आधुनिक समय में या वर्तमान समय में निबंधात्मक परीक्षायां प्रयोगस्य बहुलतां दृश्यते। वर्तमान समय में निबंधात्मक परीक्षा का प्रयोग बहुत दिखाई देता है। अस्यांतर्गतम बालकानां कृते केचित् प्रश्नाः दीयन्ते तेषाम् उत्तराणि निश्चित समय सीमनि लिखन्ति बालाः। इसके अंतर्गत बालकों के लिए कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, फिर उनके उत्तर निश्चित समय में बालक लिखते हैं। एतेषां प्रश्नानां संरचना, इस प्रकार प्रश्नों की संरचना एतादृशी भवति, इस प्रकार होती है यथा जैसे तद उत्तराणि निबंध रूपम अवधारयन्ति, मतलब उनका वो निबंध रूप में लिख सकें, अवधारणा उनकी निबंध रूप की बन सके। अतएव परीक्षा यम निबंधात्मक परीक्षा इति नामना ज्ञायते। इसलिए इस परीक्षा को हम निबंधात्मक परीक्षण नाम से जानते हैं। निबंधात्मक परीक्षा प्रणाल्यां परीक्षकस्य स्वभाव दृष्टिकोणयोः प्राधान्यम भवति। परीक्षा प्रणाली में या निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली में परीक्षकस्य स्वभाव दृष्टिकोणयोः, इसमें परीक्षक का स्वभाव और दृष्टिकोण प्रधान होता है। अतएव ईदृशी परीक्षा विश्वसनीय न मन्यते। अतः इस प्रकार की परीक्षा विश्वसनीय न मन्यते, विश्वसनीय नहीं मानी जाती है। प्रश्नानां भेदा, प्रश्नों के भेद किस प्रकार से हो सकते हैं? लघुत्तरात्मक प्रश्न है, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। तो लघुत्तरात्मक प्रश्न है एषु प्रश्नेषु छात्रः लघुत्तरस्यापेक्षा क्रियते। इसमें लघु उत्तर की अपेक्षा की जाती है छात्रों से कि छोटे उत्तर दें। निर्धारित पंक्ति भी एक पदेन शब्देन च उत्तर प्रदानाय छात्रेभ्य आदेशा प्रदीयते। इसमें एक पंक्ति में या एक पद में उत्तर देने का आदेश मिलता है छात्रों को। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न एषां प्रश्नानाम् उत्तरं द्वि त्रि शब्देषु एक पंक्त्या वा भवति। अति लघुत्तरी प्रश्नों में इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर द्वि त्रि शब्देषु, 2 या 3 शब्दों में एक पंक्त्या वा भवति अथवा एक पंक्ति में दिए जाते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा क्या है? वर्तमान समये परीक्षा प्रणाल्यां वस्तुनिष्ठ परीक्षायां महत् बलं जातम्। वर्तमान समय की परीक्षा प्रणाली में वस्तुनिष्ठ परीक्षा के ऊपर महत्वपूर्ण बल दिया जाता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा बालकस्य विषय ज्ञान निष्पत्तेः बहुबुद्धेन च मापनाय समायोज्यते। वस्तुनिष्ठ परीक्षा बालकस्य विषय ज्ञान, इस वस्तुनिष्ठ परीक्षा में बालकों के विषय ज्ञान उत्पत्ति और बुद्धि मापन के लिए समायोजित की जाती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा अत्यधिक विश्वसनीय होती है, वैध होती है, व्यापक होती है और व्यवहारिक होती है। ऐसा समादृष्टया, इस प्रकार की दृष्टि से मितव्यय च भवति, और मितव्यय भी होती है, कम खर्चीली होती है। अस्यां परीक्षायां प्रश्नाः द्विविधा भवन्ति। इस प्रकार की परीक्षा में 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं। मित्रों, इसमें जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा है इसमें आपने मूल्यांकन के गुण भी पढ़ लिए हैं। एक मूल्यांकन में ये गुण होना चाहिए, मतलब मूल्यांकन विश्वसनीय होना चाहिए, वैध होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए और मितव्यय होना चाहिए। ये गुण होना चाहिए एक अच्छे मूल्यांकन में। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे हो सकते हैं? तो 2 प्रकार से हो सकते हैं, प्रत्यभिज्ञान प्रश्न और प्रत्यस्मरण प्रश्न। प्रत्यभिज्ञान मतलब जो आपको पढ़ाया गया है उसी से पूछा जाएगा, और प्रत्यस्मरण मतलब पहले से भी जो आपको स्मृत हैं वो पूछे जा सकते हैं। इसमें नीचे लिखा हुआ है कि प्रत्यभिज्ञान प्रकारा वो कैसा होगा, तो अन्यतर प्रत्युत प्रकारः द्वयो विकल्पे हो एकम विकल्पम चेतुम आदिश्यन्ते। इसमें 1 या 2 विकल्प दिए जाते हैं। एतय प्रश्न
छात्राणाम अभिज्ञान शक्ति निरीक्षणम भवति। इससे इन प्रश्नों से या इस प्रकार के प्रश्नों से छात्राओं की अभिज्ञान शक्ति का निरीक्षण होता है। बहुविकल्प प्रकारः एतेषां प्रश्नानाम् उत्तरे चत्वारो पंचा व विकल्पा दीयन्ते। बहुविकल्प प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इसमें चत्वारो पंचवा 4 अथवा 5 विकल्प दिए जाते हैं। परीक्षार्थी येषु विकल्पेषु साधुत्तरम चिनोति। इसमें विकल्पों में से साधुत्तरम जो अच्छा उत्तर होता है, सही उत्तर होता है, उसको चुनते हैं। संयोजन प्रकारः येषु प्रश्नेषु द्वयो सूचिकयो संबंधम स्थापयितु उच्यते। मित्रों ये उचित जोड़ी है, ये संयोजन प्रकार समायोजन करना। इसमें 2 तालिका होती हैं, 2 सूचियां होती हैं, इसमें संबंध स्थापित किया जाता है। एतासु सूचिकासु विषया क्रमबद्धा न भवन्ति। एक सूची का विषय क्रमबद्ध नहीं होता है। छात्रा असंगत शब्दम पृथक कृत्वा लिखत। छात्र असंगत शब्द को पृथक करके लिखते हैं। मित्रों नीचे है ये प्रत्यास्मरण प्रकार। प्रत्यास्मरण प्रकार येषु प्रश्नेषु छात्रस्य स्मरण शक्ति परीक्षते। इन प्रकार के प्रश्नों में छात्रों की स्मरण शक्ति की परीक्षा होती है। एतादृक् प्रश्न है बालकानां प्रत्यास्मरण शक्ति निरीक्षिता। इसमें स्मरण शक्ति का निरीक्षण किया जाता है इस प्रकार के प्रश्नों से। अयमपि द्वैविधु भवति। ये 2 प्रकार की होती है, साधारण प्रत्यास्मरण प्रकारः और रिक्त स्थान पूरक प्रकारः। एते प्रश्ने छात्राणां विस्तृत ज्ञानस्य परीक्षा भवति। इसमें छात्रों के विस्तृत ज्ञान की परीक्षा होती है। अतएव अध्यापकेन एकस्मिन् आदर्श पत्रे उपर्युक्तानां सर्वेषां प्रश्नानां कृते संतुलित रूपेण स्थानं प्रदानीयम्। मतलब अतः अध्यापक के द्वारा एक आदर्श पत्र में उपयुक्त सर्वेषां प्रश्नानां कृते, उपयुक्त मतलब जो ऊपर दिए गए हैं वो सभी प्रकार के प्रश्नों को संतुलित रूप में स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। जो प्रश्न पत्र में है वो ऐसे प्रश्न डालने चाहिए कि वो प्रश्न पत्र संतुलित हो और सबको समान रूप से स्थान मिले। तो मित्रों ये आज पढ़े मूल्यांकन। मूल्यांकन के बाद अगली वीडियो में मिलते हैं हम अगले नए टॉपिक के साथ। आज इतना ही मित्रों, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर। तब तक के लिए नमस्कार। सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्जाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर, ठीक है। आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811677 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर एमपी टीईटी के लिए टाइम टेबल दिया गया
है उन्हें, और एमपीटीईटी के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं पीईबी जो सिलेबस है उसके हिसाब से, उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे पीईबी सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत बन जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है।